हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य जब बेताल को लेकर के चल रहे होते हैं तो जो बेताल होता है वो उनको बार बार बोलने के लिए पुश करता रहता है कि ये बोलें और हम वापस वहां से चले जाएं। तो वो कहता है कि राजन, अभी रास्ता लंबा है और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तो सम्राट जो है इशारे से बोल देते हैं कि हाँ सुनाओ। तो जो बेताल होता है वो कहानी सुनाना प्रारंभ करता है कि सुनो राजन, काशी नगर में एक राजा राज्य करते थे। इनका नाम था प्रताप मुकुट। उनका एक पुत्र था वज्र मुकुट। जो पुत्र था वो दीवान के लड़के के साथ बड़ा हो चुका था। तो एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए जब वो जाता है तो जंगल में शिकार खेलते खेलते वो काफी दूर पहुंच जाता है। जब काफी दूर पहुंच जाता है तो उसको जो है प्यास लगी होती है। तो वहीं कहीं पे दूर से तालाब दिखाई पड़ता है। जो तालाब के निकट वो जाता है तो वहाँ दिखता है तालाब तो बड़ा ही मनोरम है। आसपास बहुत अच्छे से सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। काफी लोग वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो क्या करते हैं, तालाब के किनारे जो है वहीं रुक करके पानी पीते हैं। हाथ पैर मुंह धोने के बाद में वो देखते क्या है, ऊपर शिवालय बना हुआ महादेव जी का मंदिर। तो वहीं वो दोनों लोग चले जाते हैं। दोनों आपस में मित्र भी होते हैं, दीवान का बेटा और राजकुमार। दोनों ही ऊपर जब चले जाते हैं दर्शन करने हैं, तो दर्शन करने लिए जाते हैं तो अपने घोड़े वहीं पे बांध देते हैं। घोड़े जब बांध देते हैं, ऊपर जाते हैं, दर्शन करते हैं महादेव जी के। और नीचे जब उतरते हैं, दोनों उतर के नीचे आते हैं तो देखते क्या है, एक राजकुमारी बड़ी सुंदर सी है। वो अपनी सखियों के साथ तालाब के किनारे बैठी हुई है। वो हाथ पैर धो रही है, ऐसे पैर हिला रही है। वो लगता कि वो स्नान करने जा रही है, उसको ऐसे लगा। तो राजकुमार से रहा नहीं गया, वो आगे बढ़ने लगा। राजकुमारी तब तक तालाब में उतर चुकी थी। दीवान का लड़का तो वहीं रुक के बैठ गया, लेकिन राजकुमार से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ता गया और उसने राजकुमारी को जब सामने से देखा तो उस पे जो है वो मोहित हो गया। और राजकुमारी भी लगातार उसको देखती रही। इस तरह से दोनों आमने सामने एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर के बाद जो है राजकुमारी ने अपने जोड़े से फूल निकाला। गुलाब का फूल लगाए हुए थे जोड़े में, ऐसे करके निकाला और उसको अपने कान के पास लगाया। पहले उसने कान के पास लगाया, फिर उसने जो है दांत से उसको कुतर दिया। फिर उसको पैर उठा करके पैर के नीचे दबाया और जो है उसको वहीं पे रख दिया। इस तरह से कुछ और सखियों के साथ बातचीत करी और फिर वो निकल करके वहां से चली गई सखियों के साथ। अब जब वो राजकुमारी चली गई, राजकुमार जो है उसको ठगा सा देखता रह गया और वो वापिस आया अपने मित्र के पास और कहने लगा कि मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता। तो अब वो मित्र उसका कहने लगा, क्यों भाई, क्या हो गया? कि नहीं, मुझे जो है इसके बिना जो है अब चैन नहीं पड़ रहा है और इसने ना तो अपना नाम बताया है, ना ही पता ठिकाना। मैं इससे कैसे मिलूंगा और मेरा बहुत ही बुरा हाल है। तो वो अपने मित्र की दशा देख करके जो है कहने लगा, दीवान का लड़का, कि महाराज परेशान मत होइए राजकुमार, हम जो है अभी बताते हैं कि उसने अपना पता और ठिकाना सब बता दिया है। तो राजकुमार कहने, अरे कैसे? क्योंकि तुमने जो अभी अभी बताया है उसके अनुसार जो है राजकुमारी ने जो जोड़े से फूल निकाला था और उसको अपने कान से लगाया, इसका मतलब था कि वो कर्नाटक देश की रहने वाली है और वहाँ के राजा की पुत्री है। तो सोच में पड़ गया कि अरे ये तो इतना जानकार है। फिर उसने कहा, फिर उसने जो है फूल को जो है दांतों से कुतरा, इसका मतलब वो दंतपाट वहाँ के राजा है, उनकी बेटी है। तो अब और भी वो सोचने लगा कि तो बड़ा ही बुद्धिमान है हमारा मित्र। फिर उसने कहा, उसने अपने वही पैर जो है पैर के नीचे उस फूल को दबाया, इसका मतलब उसका नाम पद्मावती है। वो कर्नाटक देश के महाराजा दंतपाट की पुत्री जो है राजकुमारी पद्मावती। और फिर उसने जो है फूल को छाती से लगाया। फिर आपको बार बार देखा उसने, इसका मतलब वो आपको पसंद करने लगी है। आप भी उसके दिल में बस गए हो, इसीलिए वो जो है आपको बता के गई है कि हम भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना आप मुझे पसंद करते हैं। इस तरह उसने अपना सारा भेद बता दिया है। अब आप खुश हो जाइए। अब राजकुमार ने जब इतना सुना तो फूला नहीं समाया, इतना खुशी से झूम उठा, कुछ कहने को नहीं, घूमने ऐसे से घूमने लगा कि भाई वाह, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान मित्र हो। लेकिन अब कुछ भी करो, मैं महल वापस नहीं जाऊंगा अपने। चलो अब हम लोग कर्नाटक देश चलते हैं। तो भाई दोनों घोड़े पे बैठ लेते हैं, चले जाते हैं। मित्र भी उसका साथ देता है, उसका दीवान का लड़का जो है साथ साथ चलते हैं। सैर करते हुए घूमते फिरते वो पहुंच जाते हैं कर्नाटक देश। दोनों ही कर्नाटक देश जब पहुंचते हैं, वही महल के आसपास घूमने लगते हैं कि कैसे जाया जाए, क्या किया जाए। तो वहीं पे देखते क्या है, महल के निकट ही एक बुढ़िया जो है चरखा काट रही होती है। तो जाते हैं, सोचते हैं बूढ़ा माई है, चलो इनसे बात करते हैं। तो राजकुमार जो है वहीं कहता, ठीक है चलो। दोनों ही घोड़े से उतर पड़ते हैं बुढ़िया माई के पास और कहते हैं, माई क्या थोड़ी सी जगह मिल सकती है आपके घर में रहने के लिए? हम लोग सौदागर हैं और हमारा सामान जो है पीछे आ रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा।
तो बूढ़ा माई जो है वो देखती हैं तो बच्चों की, उनको लगता है कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, शक्ल सूरत और बातचीत सुन के उनकी ममता आ जाती है। कहने लगे क्यों नहीं बच्चों, तुम जब तक चाहो तो यहाँ रह सकते हो, ये घर तो तुम्हारा ही है। तो बूढ़ा माई की कृपा देख करके दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। घोड़े से उतर के फिर से वहीं पास में बैठ जाते हैं और कहने लगता है दीवान का लड़का, माई तुम यहाँ ये जो है ये करती हो, चरखा काट रही हो, तुम्हारा गुजारा इसी से होता है, क्या करती हो, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो बूढ़ा माई बताती हैं कि हमारा लड़का जो है यहाँ के राजा का चाकरी करता है और हम जो है यहाँ की जो राजकुमारी है, महाराज की पुत्री, उनके धाय थे। अब हम बूढ़े हो गए हैं तो महाराज ने कहा तुम घर पे रहा करो और वो खाने पीने को हमें दे देते हैं। बस दिन में एक बार हम महल में जाते हैं और राजकुमारी को देखभाल थोड़ा सा देखते उठते हैं, मन में अच्छा भर जाते हैं, फिर हम चले आते हैं। अब दोनों ही बड़े खुश कि चलो रास्ता भी मिल गया हमको वहां जाने का, लेकिन जाएं तो कैसे जाएं? तो दीवान का लड़का जो है दिमाग चलाता है और कहता है, माई जब तुम उनसे मिलने जाना तो राजकुमारी से ये कहना कि जो जेठ सुदी को जो वहाँ पे आप मिली थी तालाब पे शिवालय के पास में, वही राजकुमार यहाँ आ गया है, इतना बता देना बस। अब वो बुढ़िया जो थी जाती है भाई मिलने के लिए, जाती है राजकुमारी को संदेशा बताती है कि जिस राजकुमार से आप तालाब पे मिली थी राजकुमारी, वो राजकुमार यहाँ आ गया है। अब राजकुमारी जो है अंदर जाती है भुनभुनाते हुए, अपने हाथों में सफेद चंदन लेप करके आती है और बूढ़ा माई के ऐसे करके चांटा मारती है दोनों तरफ से और उसको फटकार के भगा देती है वहां से। भगा देती है तो बूढ़ा माई जब आती हैं यहाँ पे सब हाल राजकुमार को सुनाती हैं। राजकुमार सुन के हक्का बक्का रह जाता कि अरे मारा क्यों? लेकिन दीवान का लड़का जो होता है वो बुद्धिमान ज्यादा होता है, उसको कहता है रुको अभी हम बताते हैं इसका कुछ अर्थ है। तो उसने कहा क्या अर्थ है? मैंने कहा राजकुमारी ने सफेद चंदन दोनों हाथों में लगाकर यानी 10 उंगलियों की छाप गाल पे डाल के दी है बूढ़ा माई के। इसका मतलब है कि अभी जो है 10 दिन चांदनी के हैं, अभी हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं। 10 दिन के बाद जब अंधेरी रात होगी तब हम तुमसे मिलेंगे। तो राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। फिर वो खुशी से फूला नहीं समाता है और कहता है मित्र तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। फिर एक बार उसकी तारीफ करता है। बूढ़ा माई को जो है वो लोग फिर से कुछ धन देते हैं ताकि बूढ़ा माई खुश हो जाएं और अच्छा उनको खाने पीने को मिलता रहे। इस तरह से जब 10 दिन बीत जाते हैं तो फिर वो जो है संदेशा भेजते हैं दोनों लड़के, राजकुमार और वो जो दीवान का लड़का, कि अब इस बार माई जाके संदेशा ले करके आओ कि क्या राजकुमारी कह रही। तो फिर वो जाती हैं, बताती हैं जा करके। वहां जब वो बताती हैं तो इस बार राजकुमारी क्या करती है, पश्चिम दिशा, जो उसके कमरे की पश्चिम दिशा की खिड़की होती है, वो बूढ़ा माई को उठा करके वहां से खिड़की से बाहर निकाल देती है, खिड़की के रास्ते। और बूढ़ा माई किसी तरह से बचती बचाती खिड़की से जब गिरती हैं नीचे, उसे उछल के उठ के संभल के आती हैं, वापस आती हैं, फिर सारा हाल कहती हैं आकर के राजकुमार को। राजकुमार फिर निराश हो जाता है, लेकिन फिर जो है दीवान का लड़का जो है दिलासा देता है कि राजकुमार आप प्रसन्न हो जाइए, अब आपको मिलने का समय आ गया है। अब अंधेरी रात है, राजकुमारी ने संदेशा भेजा है कि आप जब दोपहर बीत जाए तब आप जो है हमसे मिलने के लिए उसी खिड़की पश्चिम वाली जो राजमहल में पश्चिम की दिशा में खिड़की है, उसकी पश्चिम दिशा में खुलती है, उसी के समीप आइएगा, हम आपसे मिलेंगे। राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि देखो इसने कैसे जान लिया कि हमको वहां से जाना है। अब राजकुमार आनंद फानंद में तैयार होता है, बूढ़ा माई के जितने कपड़े होते हैं जो पहन के जाती है वहाँ भेष बदल लेता है। बुढ़िया माई के कपड़े पहन के इत्र वित्र लगा के सजा के बढ़िया बाल दूसरा बना करके एकदम नारी वेश बना करके जाता है। हथियार अपने उसी कपड़े में छिपा लेता है इधर उधर और जाता है। वहीं खिड़की के पास जैसे महल के नीचे पहुंचता है तो देखता क्या है कि राजकुमारी वहीं उसका इंतजार कर रही है। वो महल के उसी में खिड़की के रास्ते ऊपर चढ़ता है और अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वो खिड़की के ऊपर पहुंचता है देखता क्या है राजकुमारी वहां पहले से बैठी हुई इंतजार कर रही है और उसको वो वहीं से खिंचवा लेती है। ऊपर आ जाते हैं, वो कमरे में छिपा लेती है। रात भर दोनों साथ में रहते हैं और दिन में जैसे उजाला होना होता है वैसे ही राजकुमारी जो है राजकुमार को छिपा देती है। इस तरह 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते महीनों बीत जाते हैं। जब 1-2 महीने हो जाते हैं, अब राजकुमार एक दिन बाहर बैठा हुआ था, उसको अपने मित्र की याद आती कि मेरा ये मित्र पता नहीं कैसा हो वहां पे, और वो सोच में बैठा होता तो उदास हो जाता है। राजकुमारी देखती है कि ये उदास क्यों बैठे हो राजकुमार, तो वो कहता है कि मुझे मेरे मित्र की याद आ रही है। तो जब वो कहती मित्र, कैसा मित्र, तो सारी बात बताता है कि हमारा मित्र नहीं होता तो हम तुमसे मिल ही नहीं पाते। जो जितनी तुमने इशारे हमको किए या जो भी तुमने किया उसका सारा मतलब हमारे मित्र ने ही हमको बताया, तभी तो हम तुमको मिल पाए, नहीं तो मिल ही नहीं पाते। वो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है। अब राजकुमारी कहती अच्छा ये बात है।
तो वो कहता हम राजकुमार जो बताता है राजकुमारी से कि अब हम उससे मिलने जरूर जाएंगे। तो कहती ठीक है जाओ, अभी हम बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं उसके लिए, और आप जो है उसको लेके जाइएगा, भोजन खिलाइएगा, अपने हाथों से कहना कि हम बहुत प्रसन्न हैं उससे, क्योंकि तुम उसकी बदौलत तुम मुझे मिले हो। वो भी खुश हो जाता है कि भाई राजकुमारी उसको जो है भोजन बना के दे रही है। तो भोजन वगैरह जब बन जाता है तो ले करके वो किसी तरह से छिपते छिपाते महल से बाहर आता है और वहीं बूढ़ा माई के वहां पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है अपने मित्र से मिलकर कितना प्रसन्न होता है, गले मिलता है और बहुत खुश होता है, एकदम खुशी से झूमने लगता है। दोनों मित्र बैठ करके आपस में खूब बातें करते हैं। और जब फिर वो कहता है पता है राजकुमारी तुमसे कितना खुश है, उसने अपने हाथों से देखो इतना अच्छा भोजन बनाया है और तुम्हें खाने के लिए कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, और मैंने जब उसे कहा कि हम तुम्हारी वजह से तुम मिल पाए हैं, तुम बहुत चतुर और बुद्धिमान हो। तो अब राजकुमार की बातें सुन करके दीवान का लड़का सोच भी पड़ गया, सोचने लगा कि अरे ये तुमने मित्र क्या किया, तुमको मेरी बातें नहीं बतानी चाहिए थी उससे। तो कहने क्यों? कहने कि बस ऐसे ही उसने मेरे लिए भोजन बना के भेजा है, इसका मतलब जरूर इस भोजन में कुछ है। तो उसने कहा कि क्या बात करते हो? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अभी सामने देख लो प्रत्यक्ष प्रमाण। उसने उसी भोजन से जो है खाने से एक लड्डू निकाला थाली से और वहीं पास में खड़े कुत्ते को दे दिया। कुत्ते को जब वो लड्डू दिया तो कुत्ते ने लड्डू तो खा लिया, उसके तुरंत बाद ही वो मर गया। उसने कहा पता है राजकुमारी ने इस भोजन में जहर मिला दिया। उसने सोचा जब तक मैं हूँ तब तक निर्विघ्न वो आपके साथ नहीं रह सकती, आप मेरे साथ आएंगे जरूर, रहेंगे जरूर। इस तरह से जो है वो मुझे मारना चाहते थे। अब राजकुमार की क्रोध की सीमा नहीं रही, वो एकदम से बहुत तेज गुस्सा हो गया, बोला कि ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए, मुझे नहीं मिलना उससे, बिल्कुल उसके पास नहीं जाना। तो दीवान का लड़का धैर्य बंधाता है, कहता कि नहीं नहीं राजकुमार आप परेशान मत होइए, इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा, हम लोगों को उसको साथ ले जाना पड़ेगा, अपने महल अपने घर ले चलेंगे, अपने नगर ले चलेंगे, उसको कुछ ऐसा करेंगे। तो वो शांत पड़ जाता है। खैर दोनों बैठ के बातचीत करते हैं। फिर वो उपाय सोचता है, कहता है राजकुमार जब इस बार तुम मिलने के लिए राजकुमारी के पास जाओ तो जब वो सो जाए रात में तो अंतिम प्रहर में आप उसकी बाईं जांघ पे एक त्रिशूल का निशान बना देना और उसके सारे गहने ले लेना और वापस चले आना। तो उसने कहा ठीक है भाई। वो गया, वहीं खिड़की से अंदर गया, राजकुमारी तो वहीं इंतजार ही कर रही थी। लेकिन वो दोनों जब खूब बातें की और सो गए, जब सो गए तो अंतिम प्रहर में जैसे उसने बताया था वैसे ही उसने किया। उसने त्रिशूल बना दिया निशान और उसके सारे गहने लिए, पोटली में बांधा और वहीं से नीचे कूद के खिड़की से वापस आ गया। वापस वहीं बुढ़िया माई के वहां वो आ गया। जब वो वापस आ गया तो उसने कहा कि देखो मित्र, मैं योगी के भेष में मरघट पे जा रहा हूँ, वहीं पे बैठूंगा और तुम ये गहने लेकर के बाजार में जाओ, बेच करके आओ। जब बेचोगे वहां पे यदि कोई पूछे कि तुमको कहाँ से मिले तो तुम सीधे कह देना हमारे गुरु के पास चलो, तो तुम मुझे मिलवा देना और या मेरे पास लेके चले आना। उसने कहा ठीक है। वो पोटली लेकर के गहनों की बाजार में चला गया। इधर वो मरघट पे बैठा तपस्वी के भेष में तपस्या कर रहा है। जैसे ही राजा का बेटा जो होता है वो राजकुमार पहुंचता है पोटली लेकर के, इधर उधर देखता जाता है। महल के निकट ही एक सुनार होता है, उसके पास जाके ऐसे ही रखता है दुकान पे, दिखाता है गहने। और वो जो जौहरी होता है सुनार, वो देखता है कि ये तो महाराज की बेटी के गहने हैं, राजकुमारी के गहने हैं। वो एकदम उसकी आंखें फटी की फटी रहती थी। उसको ऐसे ऊपर से नीचे तक उसको देखता है कि तुमको ये गहने कहाँ से मिले। तो कुछ नहीं बोलता है। तो चुपचाप वो अपने एक सेवक को जो है कोतवाल के पास भेज देता है। कोतवाल के पास वो जाता है और कोतवाल को बुला के ले आता है। कोतवाल जब वहां आता है वो तुरंत ही राजकुमार को पकड़ लेता है। सुनार कहता है मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैंने इसको पहचान लिया है, गहने जो हैं राजकुमारी जी के हैं, इसीलिए मैंने आपको बुलवाया था। तो पकड़ लेते हैं। तो कोतवाल पूछता है तुझे ये गहने कहाँ से मिले? बहुत तेज से फटकार लगाता है। तो कहता है हमारे गुरु ने हमको दिए हैं और तुम हमारे गुरु से चलो, मिल लो चल के, पूछ लो चल करके। अब जो है कोतवाल जाता है, उसको भी लेता है साथ में और वहीं मरघट पे पहुंचता है जाकर के। उसी जो योगी बना हुआ दीवान का लड़का होता है उसको भी पकड़ लेता है, ले करके सीधे दरबार में प्रस्तुत कर देता है। दरबार में महाराज जो होते हैं वो पूछते हैं तुमको ये गहने कैसे मिले, कहाँ से मिले? तो योगी महाराज जो है बताते हैं। अब वो तो होता दीवान का लड़का, लेकिन योगी के भेष में होता। महाराज जी उसकी बड़ी उससे इज्जत से बात करते हैं कि योगी महाराज बताइए। वो 2 बार 3 बार पूछते हैं जब, तो योगी महाराज ऐसे हाथ नाक खोलते हैं, कहते हैं कि अंततः मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं जो हूँ मरघट पे जो है काली चौदस को डाकनी की मंत्र को सिद्ध कर रहा था। तो महाराज डाकनी आई और जो है वहां पे मुझसे मिलने, मुझे ये गहने उसी ने दिए हैं और मैंने उसकी निशानी के तौर पे उसकी जांघ पे एक त्रिशूल का निशान बना दिया है, बाईं जांघ पे। अब महाराज बिल्कुल
भौचक रह जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुरंत ही अंदर जाते हैं निवास में, अपने राजमहल के अंदर जाते हैं, रानी से मिलते हैं अपनी और कहते हैं जाओ रानी, आनन फानन में देख के आओ राजकुमारी पद्मावती के बाईं जांघ पे त्रिशूल का निशान है क्या। और वो महारानी जी जाती हैं उसके कपड़े हटा करके तुरंत देखती हैं कि त्रिशूल का निशान है कि नहीं। और जैसे ही वो निशान देखती हैं वो बिल्कुल अर्धमूर्छित की अवस्था में हो जाती हैं कि ये भगवान ये क्या। और वहां से भागती हुई आती हैं, तुरंत ही राजा को ये सूचना देती हैं कि हाँ महाराज सही बात है। अब महाराज बिल्कुल एकदम हताश परेशान से हो जाते हैं, आते हैं दरबार में, आते हैं और फिर से जो है योगी महाराज को अलग एकांत में ले जा करके पूछते हैं कि क्या ये सत्य है कि डाकनी तुम्हारे पास आई थी और ये दिया। तो कहा महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगा। वो तो है अपनी बात पे टिके रहते हैं योगी महाराज। फिर जो है पूछते हैं महाराज ये बताओ योगी महाराज कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो स्त्री में खोट हो या उसको क्या सजा दी जा सकती है या कुछ गलत काम करे। तो योगी महाराज कहते हैं कि उसको जो है महाराज देश निकाला दे दिया जाए, चाहे गऊ हो या अपने आश्रय में रहने वाला कोई हो या पुत्र हो या स्त्री हो या कोई भी हो, अगर वो खोटा काम करता है, कुछ ऐसा काम करता है जिससे हमारी साख पे बट्टा लगे यानी इज्जत खराब हो, तो हमें उसको देश निकाला दे देना चाहिए। अब महाराज जो है आनन फानन में अपने सेवकों से कहते हैं कोतवाल के द्वारा जो है पालकी सजवा करके और अपनी पुत्री को राजकुमारी पद्मावती को उसमें बिठाते हैं और कहते हैं जाओ इसे जंगल में छोड़ के आओ। और महाराज और उसको जो है वहां से विदा कर देते हैं। इधर जो है योगी राज और वो राजकुमार को जब महाराज विदा कर देते हैं दोनों को, तो ये दोनों जा करके जैसे ही वो जंगल में पहुंचाते हैं उनकी पुत्री को पद्मावती को, वो तो इसी ताक में ही थे कि वो छोड़ के जाएं और उसको लेकर के वहां से वो रवाना हो जाएं। तो जैसे ही वो छोड़ के जाते हैं इधर वो लोग तुरंत अपने घोड़े वोड़े से सवार होकर के पहुंच जाते हैं बुढ़िया माई के यहाँ। पहले जाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, घोड़े लेते हैं और ताक में बैठ जाते हैं। वो लोग जैसे पालकी को उतारते हैं नीचे और चले जाते हैं कोतवाल और सेवक, वैसे ही वो राजकुमारी पद्मावती को अपने घोड़े पे राजकुमार बिठा लेता है और अपने नगर की ओर चल देता है। और राजकुमारी को जब इन सब बातों का पता चलता है वो बहुत प्रसन्न होती है। वो नगर में उनके जा करके बड़े आनंद से रहने लगते हैं। जब दोनों आनंद में जीवन बिताने लगते हैं, आराम से रहने लगते हैं, इधर जो है बेताल कहता है महाराज कहानी तो खत्म हो चुकी, बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा पाप किसका है, कौन पापी है। अब महाराज तो विवश हैं। वो कहने लगा यदि आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे महाराज तो आपका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब महाराज व्यवस्थापूर्ण फिर बोलते हैं, बताते हैं कि इसमें जो है राजा का पाप सबसे ज्यादा है। तो उसने कहा कैसे। तो महाराज ने कहा देखिए जो कोतवाल का लड़का था उसने तो अपने स्वामी का काम किया और कोतवाल ने जो है राजा की आज्ञा मानी। सभी ने अपने अपनी जगह पे अपना काम सही किया, लेकिन महाराज ने जो है पुत्री के जो पिता थे, पद्मावती के पिता थे, उन्होंने बिना विचारे ही काम किया। जैसे जैसे लोग कहते गए वो मानता चला गया, उसने अपनी बुद्धि से कुछ नहीं विचारा, इसीलिए उसका जो है पाप बहुत ज्यादा है, वही पापी है। तो विक्रम ने जब ये बताया तो बेताल कहने लगा महाराज आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस तरह से वो कंधे से उतरा और हंसते हुए अट्टहास करते हुए वापस फिर जाके पेड़ पे लटक गया। जब फिर पेड़ पे लटक गया कहा महाराज अब तो मैं चला, और वो चला गया। महाराज फिर पीछे मुड़ के देखते रह गए, बेताल वापिस चला गया। महाराज जी ने तलवार निकाली, फिर उसको उतारने के लिए वापिस पेड़ की तरफ चल दिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मिलते हैं कल एक और रहस्यमय कहानी के साथ।